देखो बच्चों, एनिमल किंगडम चैप्टर देखने में बहुत बड़ा सा चैप्टर लगता है ना हम लोगों को, कि समझ में नहीं आता ये। मैम जो आउट ऑफ दिल्ली है वो कैसे ऑफलाइन टेस्ट देगा? बेटा आउट ऑफ दिल्ली वाले भी स्टूडेंट है क्या यहाँ पे? आगे सारे दिल्ली वाले ही होने चाहिए थे। हो सकता है आप ट्वेल्थ के, बिकॉज स्कूल एग्जाम्स आप लोगों ने ट्वेल्थ से वहीं से किया होगा ना, दिल्ली से ही। अगर नहीं है तो उनके लिए ऑनलाइन मैनेज करा देंगे हम लोग। क्या? चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं बाकी की चीजें। तो ये चैप्टर में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आप लोगों को कहाँ पे आती है? सबसे ज्यादा डिफिकल्टी बच्चों को आती है एग्जाम्पल्स लर्न करने में। आती है नहीं आती है? यस मैम। अब इस चैप्टर को आप लोगों को क्या करना है? इस चैप्टर में सबसे पहले अब इस चैप्टर का फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो आज जितना भी मैं आप लोगों को टाइम दूंगी ना बायो में सेल्फ स्टडी का, उस सेल्फ स्टडी के टाइम में बैठ के आप लोग इसके फ्लो चार्ट बनाओगे, सब अपने अकॉर्डिंग खुद से फ्लो चार्ट बनाएंगे, छोटे छोटे बॉक्सेस बना के। तब तो अब देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्लासिफिकेशन का बेसिस इन्होंने क्या क्या लिया? इन्होंने लिया हुआ है कि सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है बॉडी के अंदर, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, उसका सिलोम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का नेचर, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सारे बेसिस पे। तो पहली चीज आप लोगों को इस चैप्टर में ध्यान रखनी है यहाँ पे एग्जाम्पल। सेकेंड वन, आप लोगों को जितने भी हम यहाँ पे फाइलम्स पढ़ेंगे उनका यूनिक कैरेक्टर आप लोगों को याद रखना है। यूनिक कैरेक्टर और एग्जाम्पल, ये दो चीजें याद रख लेना, बाकी नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है छोड़ देना। जैसे मैंने आप लोगों को मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में बोला था ना कि मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत आता है, एग्जाम्पल्स बहुत आता है, तो नहीं याद हो रहा है डायरेक्टली बताया छोड़ दो। 100% हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ इतना करना है जिससे हम लोगों का एक एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए अच्छे कॉलेज में। ठीक है, स्टार्ट करता है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये सब तो आप कर ही लोगे। मैं आप लोगों को यूनिक कैरेक्टर्स एक बार बताना स्टार्ट करती हूँ कि आप लोग कैसे कैसे पढ़ोगे उसको। सबसे पहले तो आप लोगों को ये टेबल देख, एनिमल किंगडम में जब हम देखेंगे तो सारे के सारे एनिमल्स हमारे मल्टी सेलुलर बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम लोगों ने देखा था। सब मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर कोई नहीं है। तो इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्स पाई जा रही हैं, या फिर सेल ने मिलकर टिश्यूज बना लिए हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लिया है। नहीं अनिशा, इससे पहले कुछ नहीं पढ़ाया बेटा, भी आज थोड़ा लेट हो गई क्लास स्टार्ट। तो सेलुलर लेवल वाला सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम है हमारे पास, पोरीफेरा। तो ये पोरीफेरा का एक यूनिक कैरेक्टर हुआ है या नहीं? आपसे यस पूछ, वन एंड ओनली फाइलम जिसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेल से मिलके बना होता है। और सेल की तो अलग अलग शेप होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे परफॉर्म। तो इसीलिए यही एक वन एंड ओनली फाइलम है जिसकी सिमेट्री एसिमेट्रिकल होती है, एज वेल एज ये एसिलोमेट है एंड इसके नीचे वाले भी। अभी एसिलोमेट वाला भूल जाओ, सिर्फ ये चीज याद रखना, ये अकेला है जो सेल से मिलके बना हुआ है एंड ये एसिमेट्रिकल है। एक कहानी से देखो, मैंने 11th क्लास वाले बच्चे थे, तो छोटे बच्चे होते तो उनको मैंने कहानी से ये चैप्टर समझाया था कि आप लोगों को इन फाइलम्स को ना कोई अपने माइंड में इमेजिनरी इंसान बना लेना है। या फिर इस चैप्टर को सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का, इवोल्यूशन के बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करो। आप लोग तो सब इवोल्यूशन पढ़ चुके हो ना, तो आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं आएगा। इवोल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले अर्थ पे प्रोकैरियोट्स आए थे या नहीं आए थे? यस मैम। एक सिंगल यस मैम। आई थी, उस सिंगल सेल से भी पहले हमारे पास मिथेन आया था सबसे पहले। फिर मिथेन ने मिलके बायोमोलिक्यूल्स बनाए, फिर उससे मिलके एक प्रोकैरियोटिक सेल बना, फिर प्रोकैरियोटिक सेल को हमने यूकैरियोटिक सेल में बनवाया। फिर वहां से हमारे पास सबसे पहले, अच्छा आपने पढ़ा था कि हमारे पास कीमो हेट्रोट्रॉफ आए थे। फिर कीमो हेट्रोट्रॉफ से कीमो क्या हुए थे? वो फोटोट्रॉप्स हुए थे। फिर धीरे धीरे जाके फोटो ऑटोट्रॉफ्स बने थे या नहीं बने थे? धीरे धीरे चेंजेस आए थे या नहीं आए थे? और धीरे धीरे चेंजेस किस वजह से आते हैं? चेंजेस आते हैं जैसे इन्वायरमेंट की डिमांड होती है, इन्वायरमेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज आता है ना। जैसे आप अपने अंदर देख लो, 2022 के पेपर में सारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आए थे, ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे। तो आप लोगों ने अपनी स्टडीज के अंदर चेंज किया था नहीं किया था? तब बहुत सारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन लगाने शुरू किए थे सबने। बताओ। यस मैम।
और अब 23 वाले पेपर में कोई असर्शन रीजन नहीं आए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आए, तो अब आप लोग क्या करोगे, अपनी 23 की स्ट्रेटजी चेंज करोगे ना। आप लोग ज्यादा असर्शन रीजन में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आपने वहां से सीखा 23 वाले पेपर से कि सारा एनसीईआरटी बेस्ड आया है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आया, तो आप सारा का सारा एनसीईआरटी पे स्टिक रहोगे, राइट और नॉट। तो जैसे एग्जाम के अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज करते जाओगे। वाले तो आए थे ना बहुत सारे। ज्यादा नहीं थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बेटा, अगर थे डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे, इजीली हो जाने वाले क्वेश्चन थे, टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे। मैम उसमें टाइम ज्यादा लग गया था। 22 वाले में ज्यादा टाइम कंज्यूम हुआ था बच्चों का। तो इसमें भी आप लोगों को यही चीज समझते जाना है कि हमारा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि देखो पहले हमारे पास, इसको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, एसिमेट्रिक थी। एसिमेट्रिक का मतलब होता है अजीबोगरीब दिखने वाले इंसान थे पहले अर्थ पे हमारे पास। एसिमेट्रिक, कोई सिमेट्री नहीं उनकी बॉडी के अंदर, अजीबोगरीब दिखता है। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने अंदर चेंजेस लेके आए, अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया, अपने आप को रेडियल सिमेट्री लेके आए। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा। मतलब उसके बाद बहुत सीधे साधे से इंसान आ गए, पहले बहुत एसिमेट्रिक वाले थे। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें, पहले कितने कैसे ह्यूमंस थे जिनको कुछ नहीं पता था, कैसे कपड़े पहनने हैं वो, ऐसे ही लीव्स वगैरह का यूज करते थे, वो क्या खाते थे, रॉ मटेरियल खाते थे जनरली। फिर धीरे धीरे उन्हें पता चला कि कैसे कैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है, धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। ऐसे ही हमारा इन एनिमल्स के अंदर मॉडर्नाइजेशन आना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले एसिमेट्रिक एनिमल्स थे जिनको बॉडी बहुत अजीबोगरीब दिखती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को रेडियल सिमेट्री में चेंज किया, और फिर रेडियल के बाद उन्होंने सोचा कि हम और ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर बायलेटरल सिमेट्री में और आए। तो सबसे पहले हमारे पास वन एंड ओनली फाइलम पोरीफेरा जो एसिमेट्रिकल है, फिर दो हमारे जो सी वाले फाइलम्स है वो रेडियल सिमेट्री में आएंगे। इसको याद रखना, सी आर से, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सी आर से याद रखना। और इसके बाद वाले जितने भी फाइलम्स है वो सारे के सारे क्या है हमारे पास, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड हो गए, ये है हमारे पास। इसमें सिर्फ मैं एक प्लेन डाल के इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ ना। मैं ऐसा प्लेन डालूंगी इधर से, क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नो मैम। तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर कैसी सिमेट्री है, लेटरल सिमेट्री है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, अब आपको पता है क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यूनिक कैरेक्टर से आएगा या एग्जाम्पल से आएगा। देखो इन्होंने गाइनोडर्मेटा के ऊपर ऐसे स्टार मार्क किया हुआ है। इस स्टार मार्क करने का मतलब यहाँ पे ये है कि गाइनोडर्मेटा में एडल्ट और इनकी लार्वल स्टेज में अलग सिमेट्री होती है। एडल्ट में अलग होती है और लार्वल स्टेज में अलग सिमेट्री। तो कोई बताएगा एडल्ट में कौन सी होती है, लार्वल में कौन सी होती है। एडल्ट में रेडियल। देखो भाई, रेडियल सिमेट्री सिंपली ऐसे याद रखना, ये है हमारे पास, इधर से प्लेन डालो, इधर से प्लेन डालो, इधर से प्लेन डालो, इधर से कहीं से भी प्लेन डालो, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब रेडियल सिमेट्री वाले इंसान बहुत सीधे साधे से हैं। यस मैम। तो जब हम लार्वल स्टेज में होते हैं, एडल्ट स्टेज में, कौन सी स्टेज में हम लोग आके समझदार बन जाते हैं, मैच्योर बन जाता है, कि भाई जो भी दे एक्सेप्ट एडल्ट है ना। तो सिंपली याद रखना कि जो एडल्ट वाले हैं उनके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, रेडियल सिमेट्री। लेकिन जब जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को क्या चाहिए भाई, एक बात की इज्जत लग गई तो लग गई, उसके बाद किसी की नहीं सुनते हैं वो, एक चीज पे स्टिक हो जाता है कि मेरे को ये चीज चाहिए तो चाहिए। तो सेम वही एक ही प्लेन पे स्टिक हो जाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरा प्लेन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इनके अंदर बाइलेटरल। याद रह जाएगा। एडल्ट के अंदर कौन सी होगी, यस मैम। एवरीवन, एक क्वेश्चन गारंटेड मिलता है यहाँ से। तो पहले एसिमेट्री हुई, फिर रेडियल सिमेट्री आई, फिर बायलेटरल सिमेट्री आई। एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इकाइनोडर्मेटा के अंदर है, उसके ऊपर स्टार मार्क किया हुआ है। एक और यूनिक कैरेक्टर आप लोगों को याद रखना है, एसके हेलमंथीज। एसके हेलमंथीज ही वन एंड ओनली ऐसा फाइलम है जिसके अंदर सूडोसिलोमेट कंडीशन पाई जाएगी, सूडोसिलोमेट कंडीशन। और सूडोसिलोमेट कंडीशन से पहले जितनी भी कंडीशन है वो सब के अंदर एसिलोमेट।
पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, सबके अंदर एसिलोमेट मतलब सिलोम नहीं था। फिर उसके बाद धीरे धीरे सिलोम आया तो फॉल्स सिलोम आया। सूडोसिलोमेट का मतलब फॉल्स सिलोम होता है ना। और फिर उसके बाद ट्रू सिलोम आया। पोरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थेस तक नो सिलोम, फिर इसके हेल्मिन्थेस में सूडोसिलोम, आनंद सिलोमेट के अंदर प्रॉपर सिलोम आया। क्लियर एवरीवन? सिलोम समझते हो ना क्या होता है? Yes, ma'am. Body Body cavity. body cavity बॉडी कैविटी लाइन बाय इसके थ्रू लाइन मीजोडर्म के थ्रू लाइन अप होती है। वेरी गुड। अब याद रखना है स्टार्टिंग से हमें पोरीफेरा के बारे में। तो पोरीफेरा का सबसे यूनिक जो कैरेक्टर होता है कि इनको सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, स्पंजीज होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्पंजीज। इनके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इनकी बॉडी के अंदर ना, जैसे स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है छोटे छोटे पोर्स है। अब भाई देखो, ऐसा मान के चलना कि अर्थ पे ना, और जब हमारी अर्थ बनी है, अर्थ कितने ईयर्स पहले बन गई थी? 4 million years. और अर्थ पे लाइफ कितने साल पहले आई? 4.5. 3 था। मत करो, चेक करो जल्दी से। कितने साल पहले अर्थ बनी और अर्थ के ऊपर लाइफ कितने साल पहले आई? 500 ईयर्स का डिफरेंस है। तो 3.5 मैम 4.5 years पहले बनी थी, 4.5 billion years ago, और लाइफ आई थी 4 billion years ago. वेरी गुड। तो 500 ईयर्स का डिफरेंस हुआ है नहीं, ऐसे याद रखना 500 ईयर का डिफरेंस है। तो ऐसे मान के चला कि भाई अर्थ बनी है, उसके ऊपर लाइफ आनी स्टार्ट हो रही है, तो उसके ऊपर सबसे पहले हमारे पास पोरीफेरा है। अकेले हैं बिल्कुल, कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं है। हमने पढ़ा था सबसे पहली जो लाइफ आई थी वाटर के अंदर आई थी, नहीं थी? वॉट डाइल्यूट सूप हम बोलते थे। तो जो स्टार्टिंग ma'am. वाले ये आप फाइलम्स पढ़ोगे ना, आप एक चीज नोटिस करना, सारे के सारे फाइलम जनरली एक्वेटिक है। धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल बनना शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले लाइफ कहाँ आई? वाटर के अंदर आई। तो ये क्या है हमारे पास? मेरीन है, और बॉडी के अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक है। अब इनके पास देखो पोरीफेरा, अकेले पोरीफेरा बेचारे के पास करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे समझना छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनको अपना टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर है। ये क्या करता है, एक पोर साइड से वाटर को एंटर कराता है, दूसरी साइड से वाटर को बाहर निकाल देता है। वाटर एंटर हो रहा है, बाहर निकल रहा है वाटर। इट्स लाइक अ गेम, ये गेम की तरह खेलता है। इधर से वाटर एंटर हो रहा है, जो एक साइड ऑस्टिया है, और जिधर से वाटर बाहर निकल रहा है उसको बोलता है ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया से वाटर निकल जा रहा है, ऑस्क्यूलम से बाहर निकल रहा है। तो भाई कुछ क्या हो रहा है इसके अंदर यहाँ पे? ये वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम एक टाइप से गेम खेल रहे हैं, ठीक है। और जो इनके बीच की कैविटी है, एक साइड से वाटर जा रहा है, एक साइड से बाहर निकल रहा है, बीच की कैविटी, उस कैविटी को बोलते हैं स्पंजोसील। अब आप सोच रहे हो मैम इनका फायदा क्या हो रहा होगा फिर ऐसे वाटर को निकालने बाहर लेके जाने में, कि भाई वाटर के अंदर जितना भी डिजोल्व फूड है, जितनी भी ऑक्सीजन या फिर गैसेज है, वो क्या कर लेता है, वाटर तो बाहर निकल जाता है, लेकिन वो डिजोल्व फूड और ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस वाटर जो ऑस्क्यूलम से बाहर निकल रहा है उसके साथ साथ अपना वेस्ट मटेरियल भी रिमूव कर देता है। हुआ ना एक टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आया समझ में? ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, बीच की कैविटी स्पंजोसील, याद रखनी है, ठीक है। फिर ये पाथवे वाटर का क्या करता है, इनको फूड गैदरिंग में, रिस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट में। इनकी जो स्पंजोसील जो बॉडी कैविटी है, उस कैविटी के बाहर लाइनिंग होती है, सेल वॉल टाइप से समझ लो। किससे किसके थ्रू लाइंड अप होती है? कोआनोसाइट्स, या फिर वी कैन कॉल देम कोलार सेल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी का स्केलेटन किससे बना होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइकुलस एंड स्पंजिन फाइबर्स। सेल को फ्लैचुलेटेड सेल भी बोलते हैं। हाँ, इनको फ्लैचुलेटेड सेल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी के टर्म से आएगा, ये तो कॉलर सेल से आएगा या कोएनसाइट से आएगा, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ तक नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है ना, ये सारा का सारा इनके अंदर कॉमन है, मतलब इनके अंदर और आगे वाले फाइलम्स आने के अंदर। याद क्या रखेंगे? यूनिक कैरेक्टर याद रखेंगे। तो जब आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है, तो इसके शॉर्ट नोट्स में आप कैसे लिखेंगे? पोरीफेरा लिख दिया,
उसके साइड में लिख देंगे स्पॉन्जीज। क्या है इनके अंदर स्पेशल कैरेक्टर? वाटर वाटर कैनाल वाटर कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम। वाटर किधर से निकल जा रहा है? ऑस्टिक्यूलम ऑस्टिया से से, निकल रहा है। ऑस्टिया से जा रहा है, ऑस्क्यूलम से बाहर, ऑस्टिया से इन, ऑस्क्यूलम से आउट। बीच में कौन सी कैविटी है? स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जोसील। ये स्पॉन्जोसील लाइंड किसके थ्रू है? कोएनोसाइट्स। कोआनोसाइट्स। स्केलेटल स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जन फाइबर। स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। अब बताओ, अगर आप इतनी चीजें लिख लोगे कि आपको वापस से एनसीईआरटी में आके ये चीजें पढ़ने की जरूरत है बाकी सारा? No. साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा एसिमेट्रिक भी लिख लेना। वैसे ये वाली चीजें तो याद रहेंगी आपको, कौन सा एसिमेट्रिक है कौन सा नहीं। मत रखो याद सुल्ताना डाइजेशन फर्टिलाइजेशन, यूनिक कैरेक्टर याद रखो सिर्फ। बाय चांस इसमें से लेट्स सपोज अगर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आता है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूनिक कैरेक्टर और एग्जाम्पल याद रख रहे हो तो 2 क्वेश्चन तो हो ही हो जाएंगे। हम जो मैचिंग चीज वाले आते हैं इसमें ज्यादातर। ज्यादातर Example. मैचिंग वाले आते, एग्जाम्पल से मैचिंग करने वाले। मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नहीं आते ना इसमें, प्लांट वाले जैसे? नहीं नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आते, और अगर आएंगे भी आउट ऑफ एनसीईआरटी हमें जाना ही नहीं आउट ऑफ एनसीईआरटी, हमें डायरेक्ट छोड़ के आना अगर क्वेश्चन आएगा तो। ओके क्योंकि आप खुद देखो बेटा, 360 मार्क्स का आता है, मतलब टोटल आपके 90 क्वेश्चन आते हैं, तो 90 में से 80 क्वेश्चन तो 101% एनसीईआरटी से ही आएंगे। बाकी 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, इवन 10 तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, 5 क्वेश्चन भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं मिलते। मैम जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगी वो मैम भी वो भी जर्नल लेते हैं ये लोग कि हमारी जर्नल कितनी मतलब स्ट्रांग है, उसके लिए वो लोग थोड़े आउट ऑफ एनसीईआरटी लेते इसके हाँ, बट आते नहीं आउट ऑफ एनसीईआरटी। अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, उस क्वेश्चन को आप ऐसे मतलब ना उसको बहुत स्मार्टली भी हैंडल करके कर सकते हो। ऑप्शंस एलिमिनेट वाली चीज रहती है वहां पे, ऑप्शंस एलिमिनेटिंग होता है। तो अगर आप 80 क्वेश्चन भी कर लोगे तो कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके आउट ऑफ 9? 320 नंबर ना। अब भाई बताना किसके 320 नंबर आए थे इस बार वाले पेपर में, 22 वाले? नहीं थे ना किसी के भी, जबकि 22 वाला तो पूरा एनसीईआरटी से था। तो फिर सिंपली है, इस बार अपने माइंड में एक चीज सेव करके रख लो कि भाई जो आता है उसको बहुत स्ट्रांग बनाना है। जो नहीं आता कितना भी मेहनत कर लिया हमने, जैसे मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है, वो लोग अब वो चैप्टर आप पे क्या, मुझे उसके एग्जाम्पल्स कभी याद नहीं रहते, तो मैं ज्यादा मेहनत करती ही नहीं उस चैप्टर पे। कितनी बार भी पढ़ो भूल ही जाना है। तो इससे बेटर उस वाली चीज पे फोकस कर लो ना, जो चीज मुझे याद रहती है, ताकि मैं वो ना भूल जाऊं। ये इसलिए 2 ही चैप्टर है, इसके अलावा और कोई चैप्टर नहीं है ऐसा, सिर्फ 2 चैप्टर। एंड इन दोनों चैप्टर से भी सिर्फ एनसीईआरटी वाला कर लोगे ना, अगर एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो गारंटेड हो ही जाएंगे। आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा तो 1 क्वेश्चन आएगा। क्लियर? अब टेंशन दूर इन वाले चैप्टर्स की, यस मैम। टाइम वेस्ट नहीं करना इन चैप्टर्स पे बिल्कुल भी। चलो, पोरीफेरा डन हमारा। एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स में ना आप लोग इनके कॉमन नेम भी जरूर याद रखोगे, बिकॉज जो मैचिंग आता है ना वो कॉमन नेम और इनके साइंटिफिक नेम से मिला के आता है, तो 1-2 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। साइकन स्काइफिला, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, यूस्पोन्जिया वाटर बाथ। इसको 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और अगर सारे भी नहीं याद रहे ना, मैच वाले आते हैं, और मैचिंग में तो 1-2 पता चल जाए, उसी से हमारा मैचिंग हो जाता है, अगर 1-2 भी याद आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेंट्रेटा। देखो हमारे पास वो क्या थे, पोरीफेरा एसिमेट्रिक थे। अब धीरे धीरे उन्होंने अपना लुक चेंज किया। अब लुक चेंज में ऐसे याद रखना कि उनकी बॉडी ऐसे अजीबोगरीब थी, बिल्कुल प्लेन बॉडी थी। अब उन्होंने अपनी बॉडी की अपने क्या किया, अपने हेयर्स ग्रो करना शुरू कर दिया ऐसे। अब हेयर्स ग्रो किए, इनका सिमेट्री कैसी आ गई इनके अंदर, रेडियल सिमेट्री आ गई। अब जो इन्होंने हेयर्स बनाए ना, दीज हेयर्स आर नोन एज टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स को ये अपने डिफेंस में भी हेल्प करता है कि इनके आसपास कोई प्रे आ रहा है इनको खाने के लिए,
तो उसको ये उससे अपने बॉडी को बचाने की कोशिश करते हैं। ये याद रखना है आपको। इसी फाइलम को, इनकी सेल्स को नाइडोसाइट्स, नाइडोब्लास्ट या फिर निमेटोसाइट कुछ भी बोल सकते हैं। इनके जो नाइडोब्लास्ट है, ये जो मैंने आपको टेंटिकल्स बताए, ये अपने आप को एंकरेज, डिफेंस या फिर प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है इनका। पोरीफेरा के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ सेलुलर वाला बॉडी था, इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये डिप्लोब्लास्टिक है, अब तक डिप्लोब्लास्टिक चल रहा है, क्योंकि अब तक ये क्या है हमारे पास, एसिलोमेट है, मीजोडर्म नहीं है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है ना एक्टोडर्म और एंडोडर्म बस। फिर यहाँ पे याद रखना कि इनके पास एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, जिसमें एक सिंगल ओपनिंग होता है। पहले वाले में हम याद कर रहे थे कि भाई एक साइड से वाटर ऑस्टिया के थ्रू जा रहा था, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल रहा था। तो जो भी चीज ये खा रहे थे ना, वो सारी की सारी बाहर निकल जा रही थी, तो इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा टाइम तक रुक नहीं पाती थी। तो अब इन्होंने अपने अंदर एक और चेंज लेके आए भाई, एसिमेट्रिक से रेडियल तो आए, साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर एक ओपनिंग को बंद करना शुरू कर दिया। लेट्स सपोज ऑस्क्यूलम को बंद कर दिया, और जो ओस्टिया वाला था उसको बोल दिया हाइपोस्टोम, कि भाई अब इनकी बॉडी के अंदर एक सिंगल ओपनिंग रहेगी, जो कि हमारा रहेगा सिर्फ और सिर्फ माउथ। दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्रोटोस्टोमिक। ठीक है, याद रखना है। तो इनका जो माउथ होता है, दिस इज नोन एज हाइपोस्टोम। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म्स। ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं पॉलिप, बिकॉज पहले वालों को गेम क्या मिल रहा था खेलने के लिए, वाटर एक जगह से एंटर हो रहा है, एक जगह से बाहर निकल रहा है, ऐसे उनका टाइम पास हो जा रहा था। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने तो एक ओपनिंग बंद करा दी, अब इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर अल्टरनेशन करना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ये एक अकेला ऐसा फाइलम है जिसके अंदर मेटाजेनेसिस पाया जाएगा। मेटाजेनेसिस का मतलब एक बार एसेक्सुअल फॉर्म, एक बार सेक्सुअल फॉर्म। तो क्या करते हैं ये आपके, इसमें जो पॉलिप और मेड्यूसा दो फॉर्म्स होती है। पॉलिप जो फॉर्म है वो सिजाइल है और सिलिंड्रिकल है, कैसे, जैसे कि आपका एग्जाम्पल हाइड्रा और एडेम्सिया। जबकि मेड्यूसा फॉर्म जो है वो अम्ब्रेला शेप है और फ्रीली स्विमिंग है, एग्जाम्पल ऑरेलिया एंड जेलीफिश। मेड्यूसा वाले को याद रखना ऐसे, मेडिसिन किसके साथ खाता है हमेशा, याद, आप लोग भी मेडिसिन लेते हो तो साथ में कोई टॉफी चॉकलेट लेके बैठते होगे ना, या और कुछ नहीं मिलता तो शुगर ही लेते होंगे ऊपर से। मैं तो खुद करती हूँ ये चीज। तो मेडिसिन के साथ हमेशा क्या चाहिए, मेडिसिन और जेली। तो ये हो रहा मेडिसिन मतलब मेड्यूसा फॉर्म, और ऑरेलिया जेली जेलीफिश। मेड्यूसा की फॉर्म है ऑरेलिया एंड जेलीफिश। पॉलिप से याद रखना, पोल है डैम, मतलब डैम, डैम समझते हो ना, वो वाटर, उस पे वाटर बॉडीज के ऊपर होता है डैम, वो वाला। पोल है डैम की मतलब जो डैम है ना आपका, वो उस डैम के ऊपर कोई पोल बना हुआ है, ऐसे याद रखना। पोल है डैम, पोल पॉलिप है हाइड्रा, डैम एडेम्शिया। मेड और जेली, मेडिसिन और जेली, क्या बोलते हैं इसको, मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। जो पॉलिप है ना वो मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाती है, कैसे, एसेक्सुअली। और अगर मेड्यूसा को पॉलिप में कन्वर्ट करना है तो वो होगी सेक्सुअली। ऐसे लिख लेना इसको, पॉलिप से मेड्यूसा बनाना है तो कैसे बनेगा, एसेक्सुअली। और मेड्यूसा से पॉलिप बनवाना है सेक्सुअली। सेक्सुअली। पहले पी लिखेंगे फिर हम लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर होता है ना पीएम, तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया था, तो इसलिए पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया था, फिर नीचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एरो से याद रखता है, जो एरो से भी याद रह जाता है। डन। आ जाओ फिर इसके एग्जाम्पल्स पे। फिर इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखते हैं। कॉमन नेम अगेन, एडेम्सिया, एडेम्सिया तो यहीं से याद हो गया ना हम लोगों को, ये रहा डैम वाला, पॉलिप की फॉर्म है। सी एनीमोन, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। गोरगोनिया, सीफेन, मीन ड्राइना, ब्रेन कॉरल, ये फाइजेलिया एंड पिनाटिकुलर सीफेन। इस पे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएंगे सर, एक एक दो दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो अगर देखो इस चैप्टर को मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना रिपीटेटिव रिविजन्स करना है, तो रिपीटेटिव रिवीजन में क्या आप इस चैप्टर की पूरी अब 1 बाय 1 लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ोगे बैठ के, नहीं पढ़ोगे। अब सिर्फ और सिर्फ फोकस करोगे, यूनिक कैरेक्टर पढ़ लिया फटाफट से और एग्जाम्पल देख लिया, तो मैक्स टू मैक्स इस चैप्टर को रिवाइज करने में हमको 15 मिनट लगने चाहिए ना, या आधा घंटा मान लो।
यस मैम। तो बाकी के चैप्टर में जो मैं आपको बोलती हूँ कि भाई बायोटेक्नोलॉजी रिवाइज करो बैठ के और जेनेटिक्स रिवाइज करो या कोई भी चैप्टर रिवाइज करने के लिए देती हूँ, तो रिवीजन का मतलब ये मत सोचा करो कि पूरी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बिल्कुल हमें अच्छे से पढ़नी है। एक बार अच्छे से पढ़ लो बस एनसीईआरटी। और अगर एक बार भी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो पढ़ो उसको, जब मैं रिवीजन के लिए बोल रही हूँ तब पढ़ो। एक चैप्टर को पढ़ने में एटलीस्ट 2-3 घंटे लगाओ स्टार्टिंग में फर्स्ट डे। फिर उसी टाइम में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लो, एक्स्ट्रा चीजें साइड में नोट डाउन कर डालो। फिर जब सेकेंड टाइम पढ़ोगे उसमें जो 3 घंटे लगाए 3 में से आपको 1.5 घंटा लगेगा, फिर उससे नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे 1 घंटा लगेगा। ऐसे टाइम मिनिमाइज होता चला जाता है और एंड में ऐसा आ जाएगा कि एक एक चैप्टर को आपको 15-15-20 मिनट लगेगा बस। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी भी चैप्टर को पढ़ो उसको बहुत टाइम देके पढ़ो, एक एक चीज उसके अंदर से निकालो कि एक एक लाइन से क्वेश्चन, कि इस लाइन से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे करके। ठीक है। और जो डेटा है, डेटा को साइड में लिख लो, ये एक अलग पेन से उसको हाईलाइट कर लो कि ये डेटा तो मुझे याद रख, जैसे यहाँ पे मुझे डेटा याद रखना है पॉलिप से मेडुसा सेक्सुअली और मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली बनता है और एग्जाम्पल्स वो सारे करने ही करने हैं। तो ये डेटा हो गया ना, अगर मैं बोलूंगी ये डेटा बोलूंगी, और या फिर ट्राई करो कि इस डेटा की साइड बाय साइड अपने मन से कुछ ना कुछ ट्रिक बना दो, फिर वो डेटा भी याद रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाओ तीनों फोरा। अब तीनों फोरा में बच्चों ध्यान रखना कि देखो अब तक हमारे पास सबसे पहले पोरीफेरास थे। पोरीफेरा की बॉडी एसिमेट्रिकल थी, उनके पास कुछ गेम्स नहीं थे खेलने के लिए, तो वाटर कैनाल सिस्टम से के थ्रू ओस्टिया ऑस्क्यूलम वाला गेम खेलते थे। फिर उसके बाद हमारे पास आए कौन, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा ने अपने अंदर क्या करा, एक ओपनिंग को बंद करके हाइपोस्टोम बनवा दिया और फिर उन्होंने मेटाजेनेसिस वाला गेम खेलना शुरू कर दिया। मेटाजेनेसिस में क्या बनाता है, पॉलिप से मेडुसा बनाता है सेक्सुअली और फिर मेडुसा से पॉलिप बनाता है सेक्सुअली। और उनको एक काम करते थे, अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए अपने टेंटिकल्स का यूज करते थे। चलो वो तो दिन का काम था। अब पहले के टाइम में कोई बल्ब का इन्वेंशन तो हुआ ही नहीं था, वो नहीं था ना, लाइट वगैरह नहीं था। अब उनको रात में प्रॉब्लम आती थी, रात में कोई भी एनिमल आके उनको खाने की कोशिश करते थे, कुछ भी चीज होती थी ऐसे मान के चलो। अब इन्होंने सोचा कि भाई अब हमें लाइट की जरूरत है, तो उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे चेंज किया और चेंज करके अपने आप अपने अंदर क्या करा, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी डेवलप की। तो ये इसका यूनिक कैरेक्टर है ना, ये यूनिक कैरेक्टर बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। 12 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ तीनों कोर्स के अंदर पाया जाता है। अब एक और चीज, हमें लाइट की जरूरत है। अब भाई उसके पास हमारे पास क्या थे, सिलेंड्रेटर के पास बड़े बड़े हेयर्स थे, टेंटिकल्स थे। अब उन हेयर्स को संभालने के लिए कॉम्ब की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने अपने अंदर क्या करा, अपनी बॉडी के अंदर कॉम्ब बनाना शुरू कर दिए। कितने कॉम्ब्स, एक होता है ना जैसे कॉम्ब्स होता है उसके अंदर ऐसे सीरियास लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये एक कॉम्ब बनाया इन्होंने जिसके अंदर 8 सीलिया लाइक स्ट्रक्चर थे, एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट, जो इनको लोकोमोशन में भी हेल्प करते थे, इसीलिए इनका नाम कॉम्ब जेलीज भी रखा था। निशा, मैम इसमें जो कॉम्प्लेट बनाया है इसमें सीलिया तो नहीं दिख रहा, सिंपल दिख रहा है। बेटा ये दिखते नहीं है लेकिन इसके अंदर होता है इसके अंदर कॉम्प्लेट, सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं। ओके मैम। ये जो यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहा है ना, इनको आप समझ रहे हो ना, यही है ना कॉम्प्लेट, या फिर जो इसके ऊपर लाइन सी हाँ ग्रीन वाली है इसको समझ रहे हो, लाइन्स है। ये जो साइड में निकला मैम, ये हुआ थ्रेड वाला। ग्रीन कलर है की वो है ना कॉम्प्लेट। ये मैम बट इसमें तो 8 से ज्यादा लग रहा है। अच्छा ओके, अब समझ में आया, आपने साइड में बनाया। साइड वाले इनको याद रख, रिलेटेड वाले। ठीक है। तो 2 कैरेक्टर स्पेशल इसके, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी और कॉम्प्लेट्स। तो इससे कॉमन नाम याद रह जाएगा कॉम जेलीज। और अब तक ये सब मैरीन ही है क्योंकि वाटर बॉडीज के अंदर ये पहले वर्ड आए थे। एग्जाम्पल इसके प्लूरोब्रेंकिया एंड टीनोप्लेना। ठीक है। प्लूरोब्रेंकिया एंड टीनोप्लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये आपका प्लूरोब्रेंकिया। अब प्लेटी हेल्मिन्थीस से, डिप्लोब्लास्टिक से क्या आना शुरू हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे
एक कोइंसिडेंस ये है कि भाई ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है लेकिन फिर भी एसिलोमेट है। एसिलोमेट का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी लाइन विद मेसोडर्म। हाँ अब भाई मैम। मेसोडर्म तो है इसके अंदर लेकिन वो बॉडी कैविटी को लाइन अप नहीं कर रहा है। तो ये याद रखना है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक विद एसिलोमेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक विद एसिलोमेट। और अब तक हमारा जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी थी ना वो वाटर के अंदर रह रहे थे। अब ऑर्गेनिज्म ने सोचा कि हम कब तक वाटर के अंदर रहेंगे, वाटर में तो ज्यादा फूड उनको नहीं मिल सकता। अब इन्होंने अपनी बॉडी को थोड़े अंदर चेंजेस करने शुरू करे और किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर रहना शुरू कर दे ताकि वहां से इनको ज्यादा फूड मिल जाए। अब वाटर के अंदर तो ज्यादा फूड नहीं मिल रहा था, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहने लग गए फूड के लिए, ज्यादा फूड मिलेगा। अब ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब होगा या नहीं होगा? तो अब इनको ऑर्गन्स की भी जरूरत पड़ेगी जो इनका एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करे। इससे पहले वालों को जरूरत नहीं पड़ी ना डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर वाटर रेगुलेशन की, क्योंकि वो सिर्फ वाटर के अंदर ही रहते थे, ज्यादा फूड मिलता ही नहीं था। लेकिन अब इन्होंने एनिमल्स की बॉडी के अंदर शुरू कर दिया तो इसलिए अब इनको बॉडी, बिकॉज पहले वालों की आप बॉडी देख रहे हो राउंड राउंड है, अजीबो गरीब शेप की है, तो ऐसी शेप के साथ किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाना डिफिकल्ट है ना, बॉल लाइक स्ट्रक्चर में। तो अब इन्होंने अपनी बॉडी को सबसे पहले क्या बनाया, फ्लैट बनाना शुरू किया ताकि ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर एंटर हो पाए। अब एनिमल्स के अंदर बॉडी में एंटर होंगे, वहां से फूड को सक करेंगे, किसके थ्रू, अपने हुक्स एंड सकर्स के थ्रू। एंडोपैरासाइट की तरह ये रहता है। अब जितना भी फूड खाएंगे उस फूड को मेंटेन करने के लिए इनके पास फ्लेम सेल्स होती हैं। जो ज्यादा वाटर होगा वाटर रेगुलेट के लिए ऑस्मो रेगुलेशन, और एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास फ्लेम सेल्स, दोनों के लिए फ्लेम सेल्स होगी। फिर याद रखना प्लेनेरिया, इसके अंदर हाई रिजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। कॉमन नेम फ्लैटवर्म, हुक्स एंड सर्कल्स पाए जाते हैं, एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। सिर्फ 3 चीजें याद रखना, प्लेनेरिया तो हम लोगों को बचपन से याद ही है। क्लियर सबको? एग्जाम्पल्स, दिस इज योर टेपवर्म, दिस इज योर लीवर। प्लेटीहेल्मिन्थेस डन। अब इन्होंने सोचा कि भाई अब लोग सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की बॉडी में कब तक रहेंगे, हमें और फूड चाहिए। अब इन्होंने प्लांट की बॉडी के अंदर भी जाना शुरू कर दिया। प्लांट और एनिमल दोनों की बॉडी के अंदर पैरासाइट की तरह रहने लग गए। जब वो फ्लैट बॉडी थी तो सिर्फ एनिमल की बॉडी के अंदर जा पा रहे थे। अब इन्होंने अपनी बॉडी को राउंड बनाना शुरू कर दिया। दैट्स व्हाई वी कॉल देम राउंड वॉर्म, क्योंकि इनको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बॉडी के अंदर जाना है। ठीक है, सेम कैरेक्टर ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बायलेटरल सिमेट्री होगी। और एस्केल्वंथीस का यूनिक कैरेक्टर क्या था, सूडोसिलोमेट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। एंड अब तक प्लेटीहेल्मिन्थेस तक मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने वाला कोई कैरेक्टर नहीं था। हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन जब बॉडी राउंड बनी तब हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं यहाँ पे? फीमेल्स का जो साइज होता है Females की बड़ी होती है। लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द मेल। दोनों की शेप्स देख लो अच्छे से, फीमेल के अंदर ऐसे हुक शेप दिख रहा है ना, राउंड बॉडी हो रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल एकदम टिल्ट हो रखा है ये मेल के अंदर, और फीमेल्स के अंदर हुक लाइक दिख रहा है। ऐसे याद रखना है इसको। तो इसका स्पेशल कैरेक्टर इसके हेल्मिन्थेस का क्या याद रखोगे, राउंड वॉर्म है, एनिमल्स प्लांट्स दोनों की बॉडी के अंदर एंटर होना है इसलिए राउंड बने, सूडोसिलोमेट है, और इसमें जो फीमेल्स होती है लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू द मेल। के मतलब मेल और फीमेल के जो सेक्स है वो सेपरेटेड डाइशियस यहाँ पे पाए जाता है। एग्जाम्पल, वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी। वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी कौन सी डिसीज कॉज करती है? एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस के अंदर क्या होता है? lymph मैम node, हो जाते, स्वेलिंग हो जाती है। लिम्स, लोअर लिम्स या अपर लिम्स, lower limb, एज वेल एज जेनाइटल ऑर्गन्स पे भी स्वेलिंग होती थी। yes ma'am, उसका वैक्टर कौन होता था वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी? Mulex mosquito, वेरी गुड। सेकंड, चार्जिंग ऑन। यहाँ तक मेरे को बताओ याद हो रही हैं चीजें या नहीं? yes ma'am,
पहले जब खुद से पढ़ते हो और अभी मैं थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ा रही हूँ, थोड़ा डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को कि हाँ याद रह जाएंगे यस अच्छे से? मैम, डिफरेंट आप स्टोरी की तरह थोड़ा। अब आ जाता है एनिलिडा। अब एनिलिडा से देखो याद रखना है कि भाई अब तक हमने क्या करा था, पोरीफेरा था, उसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम वाला गेम था, फिर नेक्स्ट वाले में कॉपलिंग बंद कर दिया, उसने मेटाजेनेसिस वाला गेम स्टार्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट वाले ने अपने अंदर लाइट बनाना शुरू कर दिया, क्या करा, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी डेवलप कराई, फिर उससे नेक्स्ट वाले ने अपने आप को एनिमल्स की बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट की तरह रखना शुरू कर दिया, फ्लेम सेल्स लेके आया, फिर उससे नेक्स्ट वाले ने अपने बॉडी को राउंड बना दिया और राउंड बना के मेल और फीमेल को डिफरेंट कर दिया। अब इन्होंने सोचा कि भाई कब तक हम बॉडी के अंदर रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, कभी ना कभी तो सेल्फ डिपेंडेंट भी होना पड़ेगा हमें। तो अब सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए भाई इधर उधर घूमना पड़ेगा, सर्च में जाना पड़ेगा, खाना खोजना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास टेरेस्ट्रियल आने स्टार्ट हुए कि भाई हम लोग कभी कभी तो पैरासाइट की तरह रह लेंगे, हमेशा पैरासाइट की तरह नहीं रहेंगे। ये जनरली जो थे हमारे पास पैरासाइट की तरह रहते थे मैक्सिममली, टेरेस्ट्रियल ये भी थे लेकिन बहुत कम टेरेस्ट्रियल थे। और इनके अंदर आप देख रहे हो, इनके अंदर कोई लोकोमोशन नहीं पाया जाए, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। और जब लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है तो क्या ही ज्यादा टाइम तक लैंड पे सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फूड चाहिएगा और फूड के लिए तो इधर उधर भागना पड़ेगा। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने शुरू किया कि भाई चलो हम अपने अंदर लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। अब इन्होंने देखा कि भाई हमारी बॉडी, हमें पूरी बॉडी को मूव कराना है एक साथ, तो पूरी बॉडी को एक साथ मूव नहीं करा सकते, ऐसा कर लेता है अपनी बॉडी को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। एक पार्ट मूव करेगा, फिर उसके पीछे दूसरा पार्ट मूव करेगा, फिर उसके पीछे तीसरा पार्ट मूव करेगा। तो यहाँ से बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन दिख रही है, बॉडी के अंदर सेगमेंट छोटी छोटी रिंग्स दिख रही है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिन रिंग्स को हम बोलते हैं एन्यूलस। एन्यूलस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स इनके अंदर पाई जाती है। और इनके अंदर दो टाइप की मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड द सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल, ये दोनों मसल्स इनको मूव करने में हेल्प करती हैं। ऐसे याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल मसल, बिकॉज देखो ना ये ऐसे सर्कुलर, ऐसे घूम घूम के ऐसे चलेंगे, तो एक इनको आगे चलने में हेल्प करेगा और एक उनसे ऐसे सर्कुलेटरी मोशन कराने में हेल्प करेगा, ऐसे याद रखना। और लोकोमोशन के लिए देखो, अब ये एक्वेटिक भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी होंगे, बिकॉज कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल अब तक नहीं आए एनिमल्स हमारे पास, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल अब तक नहीं आए हमारे पास बॉडी कोई भी एनिमल। तो ये वाटर में है, तो वाटर के अंदर कैसे मूव करेंगे, अगर एक्वेटिक है एनिलिड, एग्जाम्पल नेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास क्या होंगे, इसके पास लेटरल अपेंडेजेस होंगे जिसको बोलेंगे पैरापोडिया, जिसके थ्रू ये वाटर के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं। और अगर टेरेस्ट्रियल वाला होगा, टेरेस्ट्रियल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स पाए जाएंगे और एक्वेटिक के अंदर पैरापोडियास पाए जाएंगे। क्लियर? अभी टेरेस्ट्रियल है, इधर उधर घूम के भी खाना खा रहे हैं, पैरासाइट की तरह वहां पे भी खाना खा रहा है, तो इनको तो एक बहुत डेवलप एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेशन वाला ऑर्गन चाहिएगा, विच इज नोन एज नेफ्रीडिया। तो याद रखना इनके अंदर स्पेशल कैरेक्टर यही वाला याद रखना है, और इनके अंदर मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाया जाता है। नेफ्रीडिया इनका ऑस्मो रेगुलेशन करता है और एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर ये लास्ट वाली लाइन कि हमने पढ़ा निरिस एक्वेटिक एनिलिड है, निरिस एक एक्वेटिक एनिलिड है, डाइशियस है, जबकि जो अर्थवॉर्म है हमारे पास, लीच है, ये सब मोनोइशियस है। तो ये पूछ लेते हैं कौन सा डाइशियस है कौन सा मोनोइशियस है। वैसे ये वाला क्वेश्चन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ते हैं, अर्थवॉर्म, मोनोइशियस। और मैम इसका सर्कुलेटरी न्यूरल सिस्टम भी याद रखना है? नहीं नहीं, कुछ मत याद रखो ये, क्योंकि सबके अंदर है फिर ये। ओके मैम। कर लोगे इतना, फिर इसके एग्जांपल्स पे आ जाना, नीरीज, फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, फेरेंटिमा, अर्थवॉर्म। बताया ना, कॉमन नेम जरूरी याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में कॉमन नेम से मैच कराने के लिए पूछते हैं। चलो ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा पे पहला क्वेश्चन, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल्स का, लार्जेस्ट फाइलम। ओवर जितने भी 2/3 एनिमल, पूरे अर्थ के 2/3 एनिमल, वो सब किसके अंदर आते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर। ये तो हमें हमेशा याद ही रहता है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का, तो इसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, इसकी भी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है, किसके अंदर, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। पढ़ा था ना, कॉकरोच, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। स्केलेटल किसका बना था, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन था,
जिसको स्क्लेराइट बोल रहे थे, हाँ मैम, Yes, ma'am. हार्ट प्लेटेड। ना, सेम वही चीजें हैं। ऑर्थ्रोपोडा का स्पेशल कैरेक्टर, इसके अंदर हमने सारे वो ऑर्गेनिज्म रखे जिनके जॉइंटेड अपेंडेजेस थे। अब तक जॉइंटेड अपेंडेजेस किसके अंदर नहीं थे, किसी के अंदर नहीं थे। यहाँ पे सिर्फ पैरापोडिया थे, सिर्फ पैरापोडिया, वो भी लेटरल अपेंडेजेस थे, लेटरल साइड में प्रेजेंट थे, जैसे ये रहे लेटरल, जॉइंटेड नहीं थे, यहाँ से जॉइंटेड होने स्टार्ट हुए। इसका रेस्पिरेशन, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा? मैम सिर्फ लेडीज में ही तो था। हाँ, वो सिर्फ नीरीज के अंदर थे ना जॉइंटेड अपेंडेजेस, और यहाँ पे सारे वो एनिमल जिसके अंदर जॉइंटेड आने शुरू, वो सब ऑर्थ्रोपोडा के अंदर है। इनका गिल्स के थ्रू भी हो सकता है रेस्पिरेशन, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम वो याद है ना, हाँ मैम, स्पाइरेकल्स बताया था, न्यूरॉन वाले एरिया पे पाया जाता है। तो कॉकरोच अगर पढ़ लिया तो कॉकरोच वाले सारे कैरेक्टर यहाँ पे, जैसे उसके पास भी क्या थे, सेंसरी ऑर्गन था, एंटीना, आइस थी, कंपाउंड आइस थी, सिंपल आइस थी, सिंपल आइस वेस्टिजियल थी, ऑसिलस, स्टेटोसिस था, बैलेंसिंग ऑर्गन भी प्रेजेंट है। उसका एक्सक्रीशन कितने मेल्फिजियन ट्यूब्यूल थे, 100 से 100 to 150। 150 मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स थे। बस हो गया याद, करना पड़ा कुछ याद। इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर किसी और के एग्जाम्पल पढ़ो या ना पढ़ो, इसके जरूर पढ़ लेना, ठीक है। कौन सा इकोनॉमिकली, ऐसे भी पूछ लेते, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट को मैच करो, कौन सा, हनी बी, सिल्कवॉर्म, लेक इंसेक्ट। वैक्टर की तरह कौन यूज होता है, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एड्स। ग्रिगेरियस पेस्ट की तरह कौन यूज होता है, लोकस्टालस्ट, लोकस्ट। लिविंग फोसिल, लाइमुलस, किंग क्रैब। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो 3 स्टार बना देना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डन। एंड मोलस्का, द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। उस पहले वाले की बॉडी ऑर्थ्रोपोडा की किसके अंदर थी, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, वहां पे टाइटेनियस की बनी थी, यहाँ पे कैल्शियम की बनी होती है, कैल्सीरियस शेल होती है। किसके अंदर बॉडी होती है, हेड, मस्कुलर फुट एंड विजरल हम्प। हेड, मस्कुलर फुट, विजरल हम्प से इनकी बॉडी होती है। इसके ऊपर क्या होता है, एक सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर पाया जाता है, इनका जो मेंटल होता है ओवर द विजरल हम्प। मतलब जैसे ही विजरल हम्प है ना इनका, विजरल हम्प के ऊपर एक मेंटल बना रहता है, एक छोटा सा स्पेस बना रहता है जिसके ऊपर स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन पाई जाती है। तो आपका ये हम्प, विजरल हम्प और मेंटल के बीच की जो कैविटी है, इसको बोलता है मेंटल कैविटी। इन लाइंस को पढ़ लेना एक दो बार, जब भी आप वापस से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेंगे, द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल। हम्प और मेंटल के बीच का स्पेस को क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। विजरल हम्प के ऊपर जो स्पेस है, वो उस पर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलता है, मेंटल। किसके थ्रू कवर्ड अप होता है, स्पॉन्जी लेयर के थ्रू कवर्ड अप होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, रेस्पिंग ऑर्गन इनका माउथ, रेड्यूला। अब तक हमने माउथ एक तो ओस्टिया ऑस्कुलम वाला देखा, एक हाइपोस्टोम देखा, एंड फिर माउथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिर्फ, रेड्यूला। इसके अलावा माउथ कहीं पे नहीं देखा ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखा, प्लेटी हेलमंथीज में फ्लेम सेल्स, और एसके हेलमंथीज में क्या थे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सेल्स होती है, बट उसमें लिखा नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। हाँ, उसमें लिखा हुआ नहीं है। और नेफ्रीडिया किसके अंदर था, एनीलिडा। और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, Arthropoda. आर्थ्रोपोडा। और यहाँ पे फूड के लिए ऑर्गन होता है रेड्यूला, ठीक है। सिर्फ ये चीजें याद रखनी है और बाकी सब छोड़ देना। फिर इसके एग्जाम्पल, तो बच्चों ये जो ऑर्थ्रोपोडा के बाद वाले एग्जाम्पल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैच द फॉलोइंग आप ज्यादा देखोगे ना, इसी पे मिलेंगे। देन इकाइनोडर्मेटा, एकदम इनकी जो बॉडी होता है स्टार शेप होती है, तो याद रख लेना इसके अंदर जनरली फिशेज आती है स्टार शेप वाली, ठीक है। नेम इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडीड होती है इनकी, स्पाइनी बॉडीड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना स्पाइनी बॉडीड वाला, ठीक है। फिर इनका यूनिक कैरेक्टर क्या होता है, इनका यूनिक कैरेक्टर क्या होता है कि इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कि एक माउथ होगा और एक एनस होगा। माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, और एनस अपर साइड में प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा।
हमारे पोरीफेरा के पास वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनको लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करता है, पूरी बॉडी के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट करने में भी और रेस्पिरेशन करने में भी हेल्प करता है। फिर आ जाना इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर, कर लोगे? Yes, ma'am. Next one we have hemichordata, chordata, and next one cyclostomata, chondrocytes also. एक काम करो, आज इसको ना यहीं तक रखो, जितना मैंने आज इसको करा दिया ना ये वाला पूरा, यहाँ तक आज इसको बहुत अच्छे से पढ़ डालो। एक एक एग्जाम्पल, जैसे हम लोग छोटी क्लास में वर्ड मीनिंग याद करते थे ना, वर्ड मीनिंग की फॉर्म में लिखते थे, वर्ड मीनिंग की फॉर्म में इसको लिखना स्टार्ट कर देना, या तो जैसे भी आपको याद रहेगा, बट याद रखना साइंटिफिक नेम प्लस कॉमन नेम, दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। धीरे धीरे करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे। कल आप लोगों की आएगी कृष्णकांत सर की क्लास हो। कृष्णकांत सर ने आप लोगों को बताया ना शायद, ट्यूसडे और फ्राइडे 2 दिन क्लास लेते हैं ना? अब मैम ट्यूसडे और फ्राइडे होती ट्यूसडे और फ्राइडे, तो कल कृष्णकांत सर क्लास लेंगे एंड आपका, तो हम इसको परसों फिनिश कर लेंगे, अनलेस आप लोग एक खुद से भी इसको ट्राई कर लेना एक बार। बहुत आगे वाला तो बहुत ही ज्यादा इजी वाला चैप्टर है ये। मैम जो 5 से 6:30 होती है, क्या बेटा? मैम कॉकरोच वाला कब होगा? कॉकरोच वाली क्लास होगी बेटा आपकी 7 में बोली थी ना शायद मैंने कल आपको, जन्माष्टमी की छुट्टी होगी इन बच्चों की भी स्कूल की, या तो 7 में होगी या 6 में होगी। हाँ मैम बोलो क्या थी? मैम कृष्णकांत सर की 5 बजे क्लास होती है ना? हाँ 5 बजे या 5:30 होगी। मैम और टेस्ट का सिलेबस नेक्स्ट वाला? हाँ टेस्ट का सिलेबस, वही चीज मुझे डिस्कस करना था। ऑफलाइन टेस्ट सिलेबस कब तक, अभी तक जो पढ़ाया वो होगा। हाँ आज का ऑफलाइन टेस्ट में वही चीज याद रखना बेटा, जो अब तक पढ़ा दिया गया है ना मैक्सिममली वही होगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको बार बार एक चीज बोलती हूँ, जो टीचर पढ़ाते जा रहे हैं ना उसको रिवीजन अच्छे से रखो, उसको तो ऐसे करना है कि हाँ ये बिल्कुल 101% हमारा हो ही चुका है। अब जो आपका वेडनेसडे, इस वाले वेडनेसडे में जो टेस्ट होगा, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा कौन कौन से आपका चैप्टर हो चुका है। मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करती हूँ, फिर उसको मुझे चेक करना पड़ेगा ना मेरे पास अवेलेबल कौन कौन है। सा। वेडनेसडे टेस्ट संडे होता है ना टेस्ट, वेडनेसडे क्यों? अरे मैंने आप शायद लेट ज्वाइन किए थे, मैंने बताया बच्चों को कि आप लोगों का जो ऑफलाइन टेस्ट होगा ना इस बार, वो 8 अक्टूबर में होगा। तो वी हैव कितना टाइम, 4 वीक्स ऑलमोस्ट। तो एंड वहां पे तो OMR शीट पे होगा और हम ऑनलाइन ले रहे हैं, तो आई वांट कि आप लोगों का ऑनलाइन का प्रैक्टिस हो जाए, ऑफलाइन OMR वाला। तो अब संडे वाला टेस्ट तो हुआ करेगा ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन वाला मैं आप लोगों को चाह रही हूँ कि आप लोग 2 घंटे में उस टेस्ट का अपना स्पीड बनाओ, हो सकता है एकदम से ना हो। अच्छा कल कितना टाइम लगा आप लोगों को? मैम कितना मैं लगा? तो पूरा ही अब लास्ट में सिर्फ हाफ हम को तो ज्यादा ही लगा। तो उसको टाइम को और बचाओ, ठीक है? सबसे पहले बायो स्टार्ट किया करो, बायो में 90 क्वेश्चन है तो टाइमर लगा लिया करो, या घंटे में क्लॉक में ना टाइम देख लिया करो कि 2 बजे स्टार्ट करते हो तो 2:40 या मैक्स 45 तक बायो फिनिश हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद फिजिक्स या केमिस्ट्री पे आओ, ऐसे करो। क्योंकि आप खुद देखो भाई, एग्जाम हॉल में बैठ के जब आप करोगे और घर पे बैठ के, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों चीज में। इसीलिए एग्जैक्ट नीट में बच्चे नहीं अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि घर बैठ के ऑनलाइन टेस्ट देने की आदत उनको ही रहती है, घर पे डिस्टरबेंस नहीं होता। वहां पे कभी एग्जामिनर आ रहे हैं, कभी आसपास के बच्चों पे ध्यान जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, ये चीज है। माधुरी बेटा टेस्ट मिस मत किया करो, तबीयत खराब है आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी ट्राई किया करो, सिर्फ बायो पार्ट दे दिया करो, सिर्फ फिजिक्स या अटेम्प्ट करना जरूरी है बेटा, ओके मैम। ठीक है? तो ऑनलाइन टेस्ट में अब से सब ध्यान रखना, 2 घंटे से ज्यादा किसी को नहीं लगने चाहिए, 2 नहीं तो 2.5। स्टार्टिंग में मुझे पता है एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे टाइम कम होता चला जाएगा, लेकिन तो वेडनेसडे, हर वेडनेसडे ऑफलाइन समझना कि आपका OMR शीट पे मैं टेस्ट लूंगी, PDF शेयर करूंगी, OMR पे आप करोगे और सेल्फ उसको चेक करोगे। 5 टेस्ट होंगे आपके, पूरा प्लानर बना के मैं भेज दूंगी आपको,
कि किस वेडनेसडे किस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो सो दैट आप लोग पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके चलो। आई वांट कि जितने भी मेरे बच्चे ऑफलाइन टेस्ट में एग्जाम देने आए ना, वो अच्छा ही परफॉर्म करें वहां पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, अगर आप लोगों ने इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो वो नेक्स्ट टेस्ट नहीं रखवाएंगे। उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है।